हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है आपका, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार तीसरी इकाई यानी खंड ग है। इसमें पाठ्य पुस्तक सरयू और कपाट संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये गद्य भाग का पाठ है बेटा। गद्य भाग का पाठ है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। ये शीर्षक है कि रचनाकार हरिशंकर परसाई। आज की इस वीडियो में सबसे पहले अपने रचनाकार का परिचय और उसके बाद में मूल पाठ की व्याख्या, इसका अध्ययन करेंगे। इस पर आज की चर्चा अपनी रहेगी। ये तो पाठ है, ध्यान देवे मेरी बात पर सभी बच्चे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संशोधित जो पाठ्यक्रम है 2020-21 के लिए, उसमें संशोधन जो हुआ है उसी के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो शीर्षक है ये पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी सरयू पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के पाठ संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये पाठ निकालें और मेरे साथ अध्ययन करें। तो सबसे पहले लेखक का परिचय बेटा, देखिए बेटा, हरिशंकर परसाई इस रचनाकार का हम परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जो जन्म है वो 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है होशंगाबाद, और उसमें जगह गांव है जमानी। यहाँ 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ। 18 वर्ष की आयु में वन विभाग में इनको नौकरी मिली। इसके अतिरिक्त ये 6 महीने खंडवा के अंदर इन्होंने शिक्षण कार्य करवाया, यानी ये अध्यापक रहे। 1941 से 1943 के बीच शिक्षण कार्य का अध्ययन कर और 1943 में मॉडल हाई स्कूल में ये अध्यापक हो गए बेटा। 1952 में सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी। इसके बाद 4 साल तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी करते रहे। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी के अंदर इन्होंने एमए किया। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र रूप से लिखने लग गए। 1957 से ये लिखने की शुरुआत की। जबलपुर मध्य प्रदेश में ये, वहाँ से वसुधा नाम की एक मासिक पत्रिका, यानी जिसका जो महीने में एक बार निकलती थी, तो साहित्यिक मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली जिसका नाम था वसुधा। इन्होंने गद्य क्षेत्र की कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, इसके अतिरिक्त और दूसरी बहुत सी जो विधाएं थी उनमें लेखन किया। लेकिन लेखन के बावजूद इनको जो प्रसिद्धि मिली वो है व्यंग्यकार के रूप में, यानी व्यंग्य जो आज तक गद्य लेखन में अपनी पहचान नहीं बना पाई थी, उसको पहचान दिलवाने के में जितना योगदान हरिशंकर परसाई का है और किसी का नहीं है, इसलिए ये व्यंग्यकार कहलाए। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। ये इनका व्यक्तित्व। अब आगे इनका कृतित्व। ये एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया, यानी व्यंग्य जो अपनी पहचान साहित्य जगत में बना नहीं पाए, साहित्य जगत की कलाओं के अंदर, विधाओं के अंदर, ये इनके व्यक्तिगत प्रयास थे। छोटी मोटी हंसी मजाक की बात करके, तंज कस करके धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाते रहे और फिर बड़े स्तर पर ला करके हिंदी के क्षेत्र के अंदर इसको एक अलग से पहचान दिलवाई, हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर। अब तक जो एक दायरा, परिधि दायरा, मनोरंजन करने के हल्के फुल्के जो बातें थी उनसे निकाल करके समाज के व्यापक इसी चीज को, इस व्यंग्य को समाज से जोड़ा बेटा। पहले छोटे छोटे व्यक्ति के जीवन को लेकर के व्यक्तिगत सीमित थी ये व्यंग्य। अब इस व्यंग्य को इन्होंने व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकाला और बड़े स्तर पर ले आए, यानी
समाज से इसका संबंध है वो जोड़ दिया, समाज के साथ इसको शामिल कर दिया। हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहां तक मानी जाती है। ये इनकी पहली रचना है, ध्यान देवे बेटा, स्वर्ग से नरक जहां तक, ये इनकी पहली रचना मानी जाती है, जो मई 1948 में प्रहरी पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई। इसमें धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर दो चीज, धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड ढोंग जितने भी थे उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया, लेखन किया इसके ऊपर। इसके अलावा सैकड़ों रचनाओं का लेखन किया, जो इनके विविध प्रकार के जो संग्रह है उनमें ये रचनाएं देखी जा सकती है। तब की बात और थी, कि रचनाओं के नाम आगे ध्यान देना, तब की बात और थी, फिर आगे भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, एवं काग बगोड़ा। ये निबंध है, लेकिन ये निबंध सारे के सारे इनके बेटा व्यंग्य प्रधान है। तो मैंने अभी नाम बोले हैं, आपको बताए हैं, ये सभी व्यंग्य निबंध है। निबंधों के अंदर या निबंधों के द्वारा व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है। इन्होंने कहानियां भी लिखी, ये नहीं है केवल ये व्यंग्यकार है, कहानीकार भी रहे हैं, कहानियां भी लिखी हैं। इनके जो कहानियों के संकलन हैं, जिनमें नाम आते हैं बेटा, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, बोला राम का जीव बहुत प्रसिद्ध है, वह दो नाक वाले लोग, ये इनकी कहानियां। अगर उपन्यासों की बात करें तो उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके उपन्यास। व्यंग्य संग्रह जो हैं उनमें नाम आता है वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और उसके बाद में है विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य संग्रह। अब संस्मरण की यदि हम बात करें तो उसमें बेटा तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे सादे और जटिल मुक्ति बोध, ये इनके संस्मरण है। बाल कहानियां बच्चों के लिए छोटी छोटी बेटा कहानियों, उनमें नाम आता है चूहा और मैं, ये इनकी बाल कहानी। लघु कथाएं छोटी कहानियों में संदेह का डर, अपना पराया, दानी, रसोई घर और पाखाना, सुधार, समझौता, यस सर, अश्लील, ये इनकी लघु कथाएं हैं। तो इस प्रकार से कि अब तक जो हमने चर्चा की है, बातचीत की है, ये है हरिशंकर परसाई का व्यक्तित्व और कृतित्व, यानी व्यक्तित्व के बाद में उनका जो रचनात्मक संसार है उसके बारे में हमने चर्चा की है बेटा। अब आगे परसाई जी ने पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्य की गहरी चोट। मूलतः ये व्यंग्यकार थे बेटा, ठीक है। और जो व्यंग्य जिसको समाज से जोड़ा, जिसका दायरा बढ़ा दिया इन्होंने, तो उसके अंदर क्या है देखने को मिलता है, पाखंड है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। इन विषयों के ऊपर इन्होंने खूब कलम चलाई है, खूब खुल करके लिखा है बेटा। जहां तक भाषा का सवाल है, अगर भाषा इनकी बात करें तो वो उस भाषा में व्यंग्य है, तो भाषा स्वाभाविक रूप से क्या बन गई है, इनकी व्यंग्य प्रधान बन गई है। हालांकि भाषा सामान्य है, लेकिन व्यंग्य आने से सामान्य भाषा विशेष भाषा की क्षमता है वो रखती है। एक एक शब्द के अंदर तीखापन है, व्यंग्य है तो तीखापन स्वाभाविक बात है बेटा, तीखापन नहीं है तो फिर व्यंग्य कैसे उभरेगा, इसलिए एक एक शब्द के अंदर तीखापन है। हिंदी के शब्दों के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी इन्होंने खुल करके प्रयोग किया। क्यों? शब्दों के अंदर, भाषा के अंदर तीखापन लाने के लिए। इनकी रचनाओं में भाषा, भाव और भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती है बेटा। जैसे इनकी भाषा, भाव और भंगिमा, हाव भाव के अनुरूप स्वरूप है, भाषा बदलती है। भाषा शैली के अंदर सहज परिवर्तन दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ये अपने उद्देश्य के अंदर सफल होती हुई भी दिखाई देती है। इसके अलावा विकलांग श्रद्धा का दूर, ये ऐसी रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। विकलांग श्रद्धा का दूर, इसके ऊपर इनको साहित्यिक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया है।
तो ये था बेटा हरिशंकर परसाई का व्यक्तित्व कृतित्व। अब आगे अपने जो मूल पाठ है उस मूल पाठ की व्याख्या करने से पहले हम उस मूल पाठ का परिचय पढ़ते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई एक व्यंग्यात्मक निबंध है, व्यंग्य प्रधान निबंध है। देखिए बेटा, एक तरफ संस्कार और दूसरी तरफ विचार, शास्त्र, विचारों से हम कह सकते हैं। एक तरफ लेखक के सामने संस्कार है तो दूसरी तरफ है विचार। होता क्या है, व्यवहारिकता के हम संस्कारों के आगे विचार हमेशा धरे के धरे रह जाते हैं। बड़े संस्कार होते हैं, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो संस्कारों के द्वारा ही होता है। हालांकि ये सही है, समय युग बदलता है, उसके अनुसार उसके विचार बदलते हैं। कई बार विचार व्यक्ति के जो होते हैं वो संस्कारों को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी होता है। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ प्रधान युग के अंदर बेटा विचार व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जहां कहीं भी व्यक्ति के जीवन में या यूं कहें व्यक्ति के सामने विपरीत परिस्थितियों के बीच में जो सिद्धांतवादी होते हैं उनके जो सिद्धांत हैं वो टूट जाते हैं बेटा। जैसी परिस्थितियां बनती है, विषम हालात जब व्यक्ति के सामने पैदा होते हैं तो वहां सिद्धांतवादियों के सिद्धांत हैं वो टूट जाते हैं। तो यहां रचनाकार ने एक तरफ संस्कार और दूसरी तरफ विचार, आचरण और विचार यूं कह सकते हैं। आचरण और विचार में विरोध है, विरोध, आचरण और विचार में विरोध, व्यवहार में जो दोगलापन है उसको प्रस्तुत करना रचनाकार का मूल उद्देश्य रहा है बेटा। परसाई के निबंध संग्रह मुझे शिकायत मुझे भी, ये जो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये व्यंग्य में जो इनकी रचना है ये परसाई जी का एक निबंध है और जिसका नाम है शिकायत मुझे भी है। इनमें से इसको लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से व्यंग्यकार विचारों और आचरण, यानी एक तरफ संस्कार और दूसरी तरफ विचार में जो विरोध है उसको बड़े ही सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से उसका चित्रण किया है, को प्रकट किया है। निबंध में घटनाओं के कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे जहां इन घटनाओं में जहां कहीं भी थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है और उन परिस्थितियों के दबाव में सिद्धांतवादियों के सिद्धांत है वो टूट जाते हैं। तो ऐसे में आचरण और विचार के विरोध, व्यवहार में दोगलेपन जो व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है परिस्थितियों के कारण, उसको प्रस्तुत करना हरिशंकर परसाई का उद्देश्य है बेटा। इसी के ऊपर अब चर्चा रहेगी, इसी पर हमारी बातचीत रहेगी। देखिए बेटा, मूल पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त है वैज्ञानिक दृष्टि वाले आधुनिक बुद्धिवाद को मानने वाले। देखिए बेटा, वाद का मतलब होता है एक सिद्धांत, विचार। जब किसी शब्द के पीछे यह वाद जुड़ जाता नाम के साथ, जैसे मान लीजिए गांधी जी है, अब गांधी जी व्यक्ति हैं, लेकिन जब गांधी जी के साथ इस वाद शब्द को जोड़ देते हैं तो यह गांधीवाद बन जाता है। तब यह अपने आप के अंदर एक सिद्धांत, एक विचारधारा के रूप में परिणित हो जाता है। अब यहां जैसे बुद्धि के साथ हमने वाद शब्द जोड़ दिया है तो जोड़ते ये बुद्धि के साथ ये बुद्धिवादी विचारधारा बन गई है बेटा, एक सिद्धांत बन गया है। तो लेखक कह रहा है कि मेरा एक दोस्त है वैज्ञानिक दृष्टि, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विचारधारा, आधुनिक बुद्धि। मेरे एक दोस्त है, उनका क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि वाले आधुनिक बुद्धिवादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आधुनिक विचारों को मानने वाले, अपनाने वाले या इन विचारों में विश्वास रखने वाले। परिवार से नाता तोड़कर 21 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। स्वाभाविक बात है बेटा, राजनीति के अंदर ये चीज होती है, रिश्ते नाते सब खत्म करने पड़ते हैं। रिश्ते नाते कैसे होते हैं राजनीति के अंदर? बेईमानी के, दगाबाजी के, फ्रेब के, जालसाजी के, कूटनीतिक चालों के। और इन चीजों के अंदर जो व्यक्ति माहिर होता है, निपुण होता है, वो राजनीति में सफल भी होता है। तो लेखक कह रहा है
जिस मित्र की बात कर रहे हैं उसने पारिवारिक नाते तोड़ दिए हैं और लगभग 20 सालों से वो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है। उनका कोई है मुझे पता नहीं, सगा संबंधी जिससे रिश्ता नाता उनका कोई है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं। पर उनका भी कोई था, पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर में लगे। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन प्रयाग में सिर मुंडवाया हुआ था, बाल कटवाए थे, तो मिल गया। पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले प्रयाग। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में, हाँ। पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। चोर इलाहाबाद के नाम से, पिंडदान व्यक्ति की मौत के बाद में उसका जो पुत्र होता है, धार्मिक ये कर्मकांड करने पड़ते हैं बेटा, उनमें ये पिंडदान होता है उसकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए संस्कार है। हिंदू संस्कृति के अंदर मृत्यु के पश्चात ये किया जाता है व्यक्ति के। तो पिंडदान करते समय प्रयाग बोलते हैं और चोरी करते समय वो इलाहाबाद बोलते हैं। पूछा मुंडन किस लिए, बोले फादर की मृत्यु हो गई। आधुनिक विचारधाराओं की है और इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले हैं। ध्यान देना बेटा, यहां तो पिता की मौत हो गई और मृत्यु के बाद मैंने ये मुंडन करवा लिया, ये होता है ये। मैंने कहा मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे क्या? पिता। कोई बात है आधुनिक बुद्धि, आधुनिक सोच वाले, आधुनिक सोच आज की जो विचारधारा है, चाहे वो बोलने की है, उठने की है, चलने की है, फिरने की है, काम करने की है, जो भी है, उसी तरह से उसका जो व्यवहार है यानी आचरण है का जिक्र किया जा रहा है। क्यों, कोई बुरी बात नहीं, जिनकी हैसियत है वे एक से ज्यादा बाप रखते हैं। देखिए बेटा, यहां रचनाकार व्यंग्य कर रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर राजनीतिक ये जो होते हैं इनका ईमान धर्म खत्म हो जाता है, इसीलिए वो लेखक ये बात व्यंग्य कर रहा है। एक से ज्यादा फादर रखते हैं, एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक हर राजनीतिक दल के अंदर ये उनको पूछते हैं, मानते हैं, लेकिन इनके पीछे अपना स्वार्थ होता है, अपना उल्लू सीधा करना होता है इनको। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे, कल संविदा सरकार टूट रही थी तो 15 रह गए। संविदा सरकार ये वो सरकार होती है बेटा, ध्यान देना, जिसके अंदर कई दल मिलकर के सरकार चलाते हैं। कई दलों के विधायक राज्य स्तर पर, केंद्र के अंदर जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिनको हम कहते हैं बेटा, वो इसके अंदर शामिल होते हैं, वो संविदा सरकार होती है। तो कह रहे हैं कल संविदा सरकार टूट रही तो 15 रह गए, आज वह सरकार थम गई तो 38 बाप हो गए। बाप बना लेते हैं बेटा, फिर उधार कर लेते हैं अपनी सरकार चलाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनको बाप तुल्य स्वीकार कर लेते हैं, बाप के समान इनको मानते हैं। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था, फिर मुंडवाया हुआ था, तभी कह रहा है मुझे उनकी मृत्यु का कतई दुख नहीं था, उन्हें मैं जानता नहीं था। फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ। लगभग उनकी आयु कितनी थी? 80 साल की। अब 80 साल की उम्र जिस व्यक्ति की होती है वो पूर्णतः वृद्धावस्था में होता है और पीछे पारिवारिक जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व होते हैं, उन सब का वो निर्वाह कर चुका होता है। इस अवस्था के अंदर पोते पोतियों की भी शादी वगैरह हो जाती है तो कोई चिंता वाली बात है नहीं होती है। तो आगे लेकर कह रहा है बेटा उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था, दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था, पछतावा था बस। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा। चिंता उनकी कर रहा हूं जहां से उसका स्वार्थ, जहां उसकी गर्ज पूरी होती है, यानी मार्क्सवाद को, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है जिसमें दो विचारधाराओं में टकराव है बेटा। कार्ल मार्क्स की विचारधारा, मार्क्सवाद यही है, कहता है समाज के अंदर एक निम्न वर्ग है और एक दूसरा अमीर वर्ग है, दोनों वर्गों के विचार है आपस में टकराते हैं। एक वर्ग है जो मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उनके कल कारखानों फैक्ट्रियों के अंदर काम करता है, ये निम्न वर्ग है। ये जीवन की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है बड़ी
कठिनाई से कर पाता है। दूसरा है संपन्न वर्ग है, अमीर है, पूंजीपति है, वो उनके बदले में क्या देते हैं? उनको कुछ नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं वो, जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। ये उनका शोषण है। एक तरफ शोषक वर्ग है तो दूसरी तरफ शोषित वर्ग, और दोनों के विचारों में टकराव होता है, द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है। यही कार्ल मार्क्स का विचार है, यानी मार्क्सवाद को उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया। एक तरह से इस विचारधारा को जो थी उनके भीतर, जो सोच थी, अपने आप का मुंडन नहीं किया है, बल्कि उस मार्क्सवादी पिता का मुंडन करवा दिया है। के हाथ में एक छोटी सी थैली थी, मैंने पूछा इसमें क्या है? बोले उनकी राख है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? उनका मित्र कहने लगा। मैंने कहा मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जिसका संगम में विसर्जन होगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या? देखिए बेटा, कार्ल मार्क्स के अनुसार एक शोषक वर्ग और दूसरी तरफ शोषित वर्ग है, दोनों के हित आपस में टकराते हैं, दोनों के विचार आपस के अंदर टकराते हैं, द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है। यही भौतिकवाद है आज का, यही द्वंद्वात्मक क्या है? भौतिकवाद है ये, जिसका संगम आज उसी चीज का ये विसर्जन करने जा रहा है। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे यार ये बड़ा विकट संघर्ष है, एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। यही वो बात है बेटा, एक तरफ तो संस्कार और दूसरी तरफ उसके विचार, भावनाएं। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं, मैं जानता हूं। फिर चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, क्योंकि लेखक जो है उसकी सोच जो है वो सत्य पर है बेटा, वास्तविकता पर है। सत्य क्या है उसी को लेकर के चलता है कि जितने भी अंधविश्वास है, दिखावे है, पाखंड है, ढोंग है, इनके अंदर लेखक का भी विश्वास नहीं है। श्राद्ध, मृत्यु के पश्चात हमारे परिवारों के अंदर अवसर आता है, तब हम जो पितृ हमारे होते हैं उनको हम भोजन करवाते हैं। हालांकि वो होते नहीं है, लेकिन हम करते हैं घर परिवारों के अंदर। ये श्राद्ध कहलाते हैं बेटा। मेरी जो फजीयत हुई मैं जानता हूं, परिवार वालों ने। अच्छा, इन चीजों के पीछे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की भावना जुड़ी होती है। तो फजीयत हुई, अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, बेइज्जती हुई लेखक की। उनके मरने वाले और भी थे। ये परंपरा तो परिवार में चलती है। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं हैं थे, जैसे कि भरोसे कोई परलोक क्या ये लोग भी नहीं बनाएगा। मैं क्या चीज हूं? कुछ नहीं हूं। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे कि बेटा तुम्हें तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? लेखक के विचार देखिए बेटा, क्या कह रहा है लेखक। मेरे मन में एक सवाल था, एक प्रश्न था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विकास के साथ भी समाज के अंदर परिवर्तन जो करना है, बदलाव जो करना है, लोग अंधविश्वास, कुरीतियां, आडंबर, दिखावा आदि जिसके अंदर उलझे हुए हैं, ये समाज के विकास का तरीका नहीं है। इस प्रकार की सोच रखने वाला समाज कभी भी प्रगति उन्नति के मार्ग पर आगे कदम नहीं रख सकता, बढ़ नहीं सकता। समाज को इन चीजों से, इन कमियों से बाहर निकालना होगा। उसको आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान करवाना होगा, तकनीक को बढ़ावा देना होगा, परिवर्तन और बदलाव के साथ उसको जोड़ना होगा, तब कहीं जाकर के समाज उन्नति और प्रगति की राह पकड़ पाएगा। तो लेखक के विचार ऐसे। अच्छा, इसके लिए बौद्धिक विश्वास, इसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? बौद्धिक विश्वास की। बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के, बिना अकल के आगे कुछ नहीं होने वाला। तो बौद्धिक विकास के साथ लगे और चाची कह दे, अगर ये काम शुरू कर दे, समाज के अंदर इस प्रकार का वातावरण बन जाए बौद्धिक विकास का कि हम जो करने जा रहे हैं, समाज में परिवर्तन जो ला रहे हैं, वो बौद्धिक विश्वास के साथ हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के बौद्धिक विश्वास को हम आधार माने और चाची कह दे तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की भी रक्षा करनी पड़ती है। तब क्या वह यह कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी यह भावना है तो मैं क्रांति छोड़। अपने आप के अंदर एक जटिल
प्रश्न किया जा रहा है, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, बौद्धिक परिवर्तन लाना चाहता है बौद्धिक स्तर पर, और चाची कह दे कि तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। तब क्या वह यह कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी यह भावना है तो क्या मैं क्रांति छोड़ दूं? क्या वो छोड़ देगा? नहीं। मेरे एक दोस्त है, मुझे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न विचार और कर्म दोनों में से क्रांतिकारी है। देखिए बेटा, लेखक ने हमारे ये शास्त्रों और संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई जो शीर्षक है, इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण रखे हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। तो आगे कह रहे हैं, मेरे एक दोस्त और है, मुझसे मेरे से बहुत ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, विचार और कर्म दोनों में क्रांतिकारी है। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता, वो मेरे एक तरह से प्रेरणा और ज्ञान के स्रोत हैं। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालथी मारे, सत्यनारायण की कथा पर बैठे, रंगे हाथों पकड़ लिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, विचार और क्रम दोनों में मेरे से आगे हैं। यहां तक लेखक कह रहे मेरी प्रेरणा के स्रोत भी हैं। एक दिन मैंने देखा धोती पहन करके, पालथी लगा करके, सत्यनारायण की कथा पर बैठे, मैंने उनको देख लिया। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल लिया। बड़ा कुठारा घात हुआ। भाई एम्बुलेंस जो रोगी होता है, वह वाहन होता है जो रोगी को अस्पताल तक पहुंचाता है। अब वही रक्षक ही भक्षक जब बन जाए तो फिर किससे अपेक्षा की जा सकती? साधन ही मिट जाए, आगे ले जाने वाला, आगे पहुंच देने वाला साधन ही खत्म हो जाएगा, फिर हम किससे उपेक्षा रखें, किससे उम्मीद करेंगे? मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, झूठ नारायण, ये तुम्हारी क्या हरकत है? उनसे कहा, यार मदर इन लॉ सास ने बहुत जोर डाला, जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने मदर इन लॉ यानी सास के कहने पर वो कर रही हैं। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी, नहीं सिर्फ तजुर्बे का फर्क है। मेरा विचार था मदर इन लॉ सास है वो अलग किस्म की, अलग श्रेणी की होगी, नहीं, सिर्फ तजुर्बे का फर्क है, ये तो अनुभव का अंतर है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं, उनके द्वारा रचनाकार है वो संस्कारों और शास्त्रों के बीच के अंदर जो विचारों के अंदर जो लड़ाई, जो संघर्ष चल रहा है, किस तरह से हमारे समाज में उस पर व्यंग्य कर रहा है और विभिन्न प्रकार के उदाहरण हमारे सामने रख रहा है बेटा। तो यहाँ तक इस वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे। शेष पाठ का जो अध्ययन है वो अपने अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।